नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज बंगाल में थे। ममता के गढ़ में अमित शाह ने दीदी यानी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ सियासी वार किए। अमित शाह ने मंच से सीधे कहा कि बंगाल की जनता दीदी से त्रस्त हो चुकी है। दीदी का ट्रांसफार्मर जल चुका है। अमित शाह ने ट्रांसफार्मर को उखाड़ फेंकने की अपील की। वहीं दुर्गा पूजा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि यहां सीएम ममता बनर्जी ने मूर्ति विसर्जन पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। अब यहां मूर्ति विसर्जन नहीं होगा तो क्या हम पाकिस्तान में जाकर मूर्ति का विसर्जन करेंगे? अमित शाह के इस बयान के बाद अब हिंदुस्तान की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान का जन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतारू हो चुकी है? क्या धर्म को आधार बनाकर अगला चुनाव लड़ा जाएगा या फिर ममता का बंगाल में वाकई तुष्टीकरण हो चुका है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज की बड़ी बहस। उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। मालदा रैली में अमित शाह ने कहा कि वो आज बंगाल में लोकसभा चुनाव का श्री गणेश करने आए हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। अमित शाह अपने पूरे भाषण के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर आक्रामक दिखे। आज मैं इस मंच पर से बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं, एक बार यहां कमल खिला दीजिए। एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं। मुख्य तौर पर रथ यात्रा से लेकर रोहिंग्याओं, नागरिकता संशोधन बिल, दुर्गा पूजा विसर्जन जैसे तमाम मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन और सरस्वती पूजा की इजाजत बंगाल में नहीं मिल रही है तो क्या पाकिस्तान जाकर करेंगे? बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। एक बार फिर से चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। चुनाव हिंदुस्तान का है और नाम पाकिस्तान का आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनावों में पाकिस्तान का नाम आया हो। मैं बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं। एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले, एक एक, कोई नहीं छूट जाएगा। इससे पहले भी चुनावों में पाकिस्तान का नाम आया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश पाकिस्तान के इशारों पर हो रही है। मणिशंकर अय्यर के घर हुई एक बैठक में पाकिस्तानी उच्चायुक्त, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अंसारी और मनमोहन सिंह मौजूद थे। पीएम मोदी, राहुल ने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को अंजाम दिया है क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। अमित शाह, जो भी मोदी विरोधी है उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने पाकिस्तान से मिलकर बीजेपी को हराने की साजिश रची है। उमा भारती, अगर 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीतते हैं तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। शशि थरूर, नवाज शरीफ की मां के पैर में नाक रगड़ने वाला मुझे देशभक्ति सिखाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू, मालदा रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बंगाल में मेहनत कर रहे थे। कोलकाता में बीजेपी की रथ यात्रा ना निकले इसके लिए ममता सरकार ने पूरा जोर लगा दिया और वो उसमें कामयाब भी रही। हमें रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि ममता दीदी को डर था हमारी यात्रा उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकाल देगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी आज संकल्प लेती है कि
बंगाल में से ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों की शुरुआत कर दी। जिस तेवर के साथ अमित शाह आज मालदा में गरजे हैं, उसे देखकर लगता है कि वो बंगाल में हर हाल में ममता सरकार की विदाई कराकर कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बंगाल में ममता सरकार का राज है। वो सरकार जो उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालने देती, वो सरकार जो उनके चौपर को नहीं उतरने देती। तो क्या इतनी आसानी से बंगाल में कमल खिला ले जाएंगे अमित शाह? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ममता सरकार वहां शाम, दान, दंड, भेद सब कुछ आजमाने वाली है। न्यूज़ 1 इंडिया रिपोर्ट। तो ममता बनर्जी की सियासत को खत्म करने के लिए जिस तरीके से कोशिश यहां भाजपा की ओर से की जा रही है, ताबड़तोड़ रैलियां, तमाम बयान उनके खिलाफ, वहीं पर जाकर ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम बयान अमित शाह की ओर से दिए गए हैं। टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इसीलिए साम, दाम, दंड, भेद कह ले या फिर एड़ी से चोटी का जोर लगाना कह ले, सभी चीजों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। लेकिन जब चुनाव हिंदुस्तान का है, अंतरकलह है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो पाकिस्तान का जिक्र बार बार आखिर क्यों आ जाता है? यह बड़ा सवाल है कि क्या ध्रुवीकरण करके धर्म और जातियों के आधार पर ये लोग चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे? ये तमाम सवाल है जिसके साथ आज की हम बड़ी बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बताते राघवेंद्र दुबे सभा से हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलडी से संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरूप श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर जिस तरीके का बयान आज दिया गया है, आप मुद्दों पर बात कर लें। आपने एनआरसी की बात की, रोहिंग्याओं की बात की, मूर्ति विसर्जन की बात की, चलिए ठीक है, वो मुद्दे थे वहां के। लेकिन आखिर पाकिस्तान का जिक्र करना क्या जरूरी होता है कि हमेशा आप जनता के बीच में जाइए, चुनाव हिंदुस्तान का हो और अब बात करके पाकिस्तान की आ जाइए? क्या मतलब समझा जाए इसका? बोलिए। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद संतोष जी तक। संतोष जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनूप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। जी अनूप जी, मेरा वही सवाल आपसे भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाहट में इस तरीके के बयान जारी कर रही है? और खासकर बंगाल की अगर बात करें, क्योंकि वहीं पर यह स्टेटमेंट दिया गया है, तो ममता बनर्जी को हटाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए ये सारी चीजें, ये सारे बयान एक हिस्सा है कि किसी तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया जाए। बिल्कुल, मुझे यही लगता है। अगर इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखी जाए सृष्टि, तो खासकर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं से मोदी और अमित शाह का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जहां तक मुझे लगता है कि इन तीनों जगहों पर, इन तीनों जगहों की हार के बाद और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो कहीं न कहीं अमित शाह और मोदी दोनों को ये लग रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जो पिछला आंकड़ा था उनका 62 सीटें थी उनकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 73 सीटें, तो ये मैजिक आंकड़ा वो शायद न छू पाए। तो इसकी भरपाई करने की कोशिश वो दूसरी स्टेट से करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर नहीं है तो यही वजह है कि आज अमित शाह ने जो है पाकिस्तान का मामला उठाया, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को बीच में ले आए वो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ममता की पकड़ जो है मुसलमानों पर है, ममता का वोट बैंक मुसलमान है वहां पर पश्चिम बंगाल में, उसी तरह अमित शाह चाहते हैं कि हिंदू जो है वो एक वोट बैंक के तौर पर उनके साथ जुड़ जाए। तो मुझे लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से, जिसके कारण जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, दुर्गा पूजा का नाम लिया और तमाम चीजों का नाम लिया। तो एक तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल में मतदाताओं के बीच में, मेरा कम से कम यही मानना है। ठीक है राघवेंद्र जी, जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को आपने बाहर किया, आरएलडी को आपने साथ में लिया, अब जाहिर सी बात है कि आप दोनों दल साथ आए हैं, तो मजबूती कहीं ना कहीं एक तौर पर देखी भी जा रही है, मानी भी जा रही है। तो क्या ये बौखलाहट ही समझी जाए कि बंगाल में जाकर, क्योंकि बंगाल भी जीतना एक उतनी ही बड़ी चुनौती है अब जितनी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, तो क्या ये ममता का किला भेद पाएंगे इस तरीके के बयानबाजी करके कि लोगों में आक्रोश पैदा करिए, लोगों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा करिए, उसके बाद जाकर आप चुनाव के लिए अपना रास्ता वहां पर अख्तियार कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये उसी दिशा में जा रहे हैं। और
पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी का अगर किला भेदना इनके लिए नामुमकिन है, और इन्होंने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा बसपा का मजबूत गठबंधन हुआ है, वहां से इनके नेता जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी वहां से किनारा कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि कहीं पर यहाँ पर हमारी जमानत जब्त ना हो जाए। और यही बौखलाहट है इनकी कि ये उग्र हिंदुत्व की तरफ फिर दोबारा जा रहे हैं। लेकिन जनता विश्वास क्यों करे? क्योंकि ये वही लोग हैं जो 89 से लगातार भगवान राम की कसम खा करके मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे। और अभी मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि जो संवैधानिक संस्था जो देख रही सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो उसी का हम इंतजार करेंगे। और इसके बाद भी फिर अमित शाह का फिर बयान आया कि नहीं मंदिर हम ही बनाएंगे। तो ये लोग बहुत झूठे हैं। मैं वैसे भी कहता हूं बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी और बहुत झूठी पार्टी है। इन्होंने जो घोषणा पत्र 2014 में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था, आज आप देख लीजिए, जहां बात होनी चाहिए थी रोजगार की, आज वो पाकिस्तान की बात हो रही है कि युवा ये ना पूछें कि आपने वादा किया था ना कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इस हिसाब से अभी तक 10 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गई होती। लेकिन रिपोर्ट क्या आ रही है? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आ रही है कि 1.5 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, 1,60,00,000 नौकरी चली गई हैं। तो ये सरकार वो है जो रोजगार देने की जगह जहां रोजगार जा रहे हैं, जहां जीएसटी और नोटबंदी जैसे मामले में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। अभी देखा 2017 की अपेक्षा में 2018 में जीएसटी कम जमा हो रही है, लोग जीएसटी कम कर रहे हैं जमा, और उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, रोजगार मिल नहीं रहा युवाओं को। तभी प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तो ये वही लोग हैं जब देखते हैं कि कहीं पर हमारे पे मुसीबत आ रही, वोट बैंक हमने कुछ किया नहीं, जो घोषणा पत्र हमने जनता के समक्ष रखा था उस पर हम खरे नहीं उतरे, गंगा की सफाई हुई नहीं। अगर पूछा जाए स्मार्ट सिटी बनी क्या, तो एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। अगर इनसे कहा जाए एम्स का वादा तो आपने कर लिया था, पूछा जाए कि एम्स क्या एक भी बनके तैयार हुआ? नहीं बना। फिर किस आधार पर हमेशा कहते हैं कि 5 वर्ष बनाम 50 साल या 60 साल? नारा देने से काम नहीं चलेगा। जनता को जब तक जमीन पर कार्य करते नहीं होगे तब तक जनता आपको ऐसे ही उखाड़ फेंकने का काम करेगी जैसे अभी 3 राज्यों में सबक सिखाने का काम किया। मुद्दों की कमी। संतोष यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि क्या वाकई जिस तरीके से अमित शाह की बौखलाहट यहां पर दिखाई दी है, एकदम आक्रामक अंदाज में वो दिखाई दिए हैं, क्या मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए वो पाकिस्तान का जिक्र यहां पर कर रहे हैं? सृष्टि जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़के शासन में आई थी, केंद्र के शासन में जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया था, उन मुद्दों में एक भी मुद्दे पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। सबसे पहले मुद्दा इनका पाकिस्तान का ही था कि हम पाकिस्तान से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आंख में आंख मिलाने की बात तो छोड़ दीजिए, वो जाकर के वहां पैर छूने लगे पाकिस्तान में। दूसरा मुद्दा इनका था कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर की है उसको हम समाप्त कर देंगे या हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा तो उन्होंने किया नहीं, धारा 377 उन्होंने समाप्त नहीं किया, बल्कि वहां पे जो लोग देश विरोधी है उनसे मिलकर सरकार बना लिया। फिर इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, उस पर इन्होंने कोई काम किया नहीं। फिर इन्होंने जनता को यह कहा कि हम 15-15 लाख रुपया खाते में दे देंगे, वो इन्होंने काम किया नहीं। इन्होंने फिर कहा कि हम नौजवानों को 2 करोड़ आदमियों का रोजगार देंगे, वो काम इन्होंने किया नहीं। उल्टे इन्होंने जो छोटा मोटा आदमी किसी तरीके से अपनी रोजगार चला रहा था, नोटबंदी करके किसान को और छोटे कारोबारियों को इन्होंने बिल्कुल भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो संतोष जी, तमाम मुद्दे हैं जो अभी सारे विपक्षी दल आपके साथ मिलकर गिना चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का हम इंतजार कर रहे थे, शादाब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब जी, जिस तरीके का आक्रामक अंदाज देखा गया, चलिए ठीक है, आप विपक्षी दलों के बारे में बात करते हैं, रैलियों में जाकर आरोप लगाइए, आपका काम है, आप लगाएंगे आरोप, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र करना क्या जरूरी होता है? अगर आप रैलियों में जाते हैं, भाषण देते हैं, बंगाल में अमित शाह पहुंचे, पाकिस्तान की बात
बात करते हैं कि मूर्ति विसर्जन जाकर हम पाकिस्तान में करेंगे, तो ये क्या ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप लोग, या आपके पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं? जो स्थानीय मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो वो नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे, ऐसे मुद्दों पर बात करने के बजाय इस तरीके की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? तमाम आरोप है विपक्षियों के। देखिए सृष्टि, आपको ये दो बातें बहुत आराम से समझनी होंगी। जहां इस मुल्क में जो हिंदुस्तान की जान है, जो ये कहा जा सकता है कि उसकी तमाम परंपराएं, उसकी तमाम चीजों के ऊपर जब कुठाराघात होता है और राजनीति को लेते हुए सिर्फ राजनीतिक मामले सामने आते हैं और उन राजनीतिक मामलों में ये चीज तय होती है कि भैया यहाँ मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, तो अगर मेरे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं भाई यहाँ नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा, तो क्या मूर्ति विसर्जन पाकिस्तान में होगा? तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या गलत कह दिया? जरा ये समझा दीजिए कि गलत क्या कह दिया इसमें। भाई आपत्ति तो आपको, आप ये कह रहे हैं ना मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, कहाँ करेगा हिंदुस्तान का आदमी जो अपनी परंपराओं को यहाँ इस देश में नहीं निभाएगा, तो क्या पाकिस्तान में निभाएगा क्या? अब अगर इसे ऐसे ना कहा जाए तो कैसे कहा जाए? रही बात तो पाकिस्तान का नाम ही क्यों शादाब जी, पाकिस्तान का नाम ही क्यों? पूरे देश में तो सर पाबंदी लगी नहीं है। हमारे देश में ऐसा तो है नहीं खाली बंगाल ही है जहां पर मूर्ति पूजा होती है या मूर्ति विसर्जन होता है, पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं, तो पाकिस्तान क्यों आ गया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुहर्रम और उसमें दो चीजों में डिसाइड होना होता है तो आखिर क्या बात है कि मुसलमानों के पक्ष की बात तो कोई एक पक्ष की बात तो ज्यादा कर लेता है, लेकिन दूसरे पक्ष को नजर, हम ये कह रहे हैं ईमानदारी रखिए ना। आप अपनी राजनीति के चक्कर में, गंदी राजनीति के चक्कर में ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू किसने की? आज अगर हम किसी पक्ष की बात शादाब जी, ध्रुवीकरण की राजनीति अगर इन्होंने शुरू की तो उसको आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? उसी कदम पर आप क्यों चलने की कोशिश कर रहे हैं? अरे क्या शादाब जी आपके पास मुद्दे नहीं है? वहां पर मुद्दे नहीं है, वहां पर समस्याएं नहीं है, ममता बनर्जी जिन चीजों पर खरी नहीं उतर पाई वो पॉइंट लाकर आप रखिए जनता के सामने, तब वो आपके साथ जुड़ेंगे या इससे जुड़ेंगे कि मूर्ति विसर्जन यहां नहीं पाकिस्तान में जाकर करना होगा। मुद्दा विहीन हो चुके हैं क्या आप लोग? सृष्टि बिल्कुल नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम तो हमेशा चुनाव को ये कहते हैं कि विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ो, लेकिन जब देश के अंदर एक माहौल बन गया और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जो ये कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों को आप उनकी बैक थपथपाया जा रही है, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर एक अलग हिस्सा है, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। शादाब जी, गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो मोदी विरोधी है उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये कितना सही है? क्या लोकतंत्र में ये जायज नहीं है कि आप विरोध कर सकते हैं? चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो जनता हो, वो विरोध कर सकती है किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, किसी भी नीति का, किसी भी विचारधारा का। तो ये कह देना कि जो लोग मोदी के विरोधी हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, ये कितना सही है? कोई तर्ज है आपके पास इसके लिए? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको फिर एक बात बहुत विनम्रता से बता दूं कि बिल्कुल हम ये इस बात के कतई सहमत नहीं है कि हम ये कहें कि जो हमसे सहमत नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, लेकिन जो भारतीयता से सहमत नहीं है, जो राष्ट्रीयता से सहमत नहीं है, जो मेरे देश को बांटने पे कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अगर कोई भारत को तोड़ने की बात करता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। शादाब जी, ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, सीधा स्टेटमेंट है। आप खुद ही बात जानते होंगे, खुद सुन लीजिएगा कि गिरिराज सिंह ने यही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कोई भगवान तो है नहीं, हैं तो आखिर इंसान ही, हैं तो आखिर एक पार्टी से जुड़े हुए प्रधानमंत्री हैं, हर कोई उनकी इज्जत करता है। अब उनकी जाहिर सी बात है, कोई ऐसी बात है, कोई नीति है, कोई योजनाएं हैं जिससे लोग खुश नहीं है तो विरोध करेंगे। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप विरोध कीजिए ना मोदी जी का, लेकिन मोदी जी अगर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी की होने की बात कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र विरोधी बात। शादाब जी, यही प्रॉब्लम है। अब कहा गया है तो कम से कम उसे एक्सेप्ट करिए कि गलती हो गई, हमें नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्टेटमेंट एक बार पढ़िए और सुनिए, उसके बाद स्पष्ट करिए। ऐसे ध्रुवीकरण करके राजनीति आप लोग नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दों पर बात करिए, किसानों पर, गरीबों पर, बेरोजगारों पर बात करिए तो शायद बात बन जाएगी। मैं आऊंगी आपके पास शादाब जी। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, खासकर बंगाल में ममता बनर्जी को हिलाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है इन सारी बातों से लोगों को उकसाकर ये किला भेद पाएंगे?
देखिए शशि जी, भाजपा का काम ही यही रहा है, लोगों की भावनाएं भड़काओ और वोट हासिल करो। लेकिन ये आने वाला वक्त जो है भाजपा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनता जो है इनकी हर जुमलों को, हर इनकी चाल को समझ चुकी है। अगर आप देखेंगे जब जब भाजपा सत्ता में आई है तब तक उन्होंने यही किया है, और इसी कारण से जनता ने इनको आजमाया, और आजमाने के बाद में जनता ने इनको हटाया। ये बात करके आए थे कि हम लोग 5 साल में 60 महीने दीजिए हमें, 60 महीने में हम पूरी काया पलट देंगे हिंदुस्तान की। और आने के बाद में इन्होंने क्या किया, आप इनके खुद ही, आप अभी हमारे साथी ने बताया कि जो जो वादे इन्होंने किए थे उन वादों पे एक काम नहीं किया। ये कई बातें करते हैं कि उज्ज्वला योजना में हमने ये कर दिया, जनधन खाते हमने इतने खुलवा दिए, अगर इनका, और हमने पूरा भारत का विद्युतीकरण कर दिया। अगर इनकी बातों को ही ले लिया जाए तो अगर भाई ये बता दें शादाब साहब कि आपने जो खाते खुलवाए थे कितने इनएक्टिव हो गए, कितने अभी चल रहे हैं। आप उज्ज्वला में कनेक्शन दिए, आप वही बता दीजिए कि 75% लोगों ने रिफिलिंग नहीं करवाई है उनकी। और दूसरी बात आप करते हैं, देखिए पवन जी सर, देखिए आरोप लगाना ठीक है, विपक्ष में है, आप तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। 60 साल तक आप रहे, इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि गरीबी हटा दी जाएगी, क्या गरीबी हट गई? आप अगर जवाब चाहते हैं तो आप जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। जरूर तैयार है। आपने क्या किया? आप 60 महीने में चाहते हैं कि पूरे देश की दशा दिशा बदल जाए, निष्पक्ष होकर बात करें तो बेहतर रहेगा। आपने क्या किया? आपने एक बात खत्म कर दी, वो भी आप बताइए। एक बात का जवाब। देखिए हमने कोई इतने जुमले जनता को नहीं दिए, हमने जो हकीकत थी हमने हकीकत के हिसाब से काम किया। इन्होंने जब अभी मतलब आप नहीं कर पाए ना, 2000 मतलब आप नहीं कर पाए। देखिए गरीबी नहीं खत्म हुई, आज भी गरीबी ये सतत प्रक्रियाएं होती है, धीरे धीरे एक गरीबी का लेवल उठता है ऊपर। तो अगर उसके हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं पवन जी, अपने लिए आपके अलग मानदंड है, इनके लिए आपके अलग मानदंड है। हमारी उम्मीद नहीं है, जनता की उम्मीद है। हम जनता की उम्मीद की बात करते हैं, जो इन्होंने जो एक जुमलों का पहाड़ जो जनता के सामने खड़ा कर दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे दिखाए, जो सपने जनता को दिखाए और उनके हिसाब से इन्होंने वोट लिए थे, हमने उसी की बात कर रहे हैं उनसे। पवन जी शौचालय की बात करें, बहुत बहुत ज्यादा मूलभूत चीजें हैं ये जो आपकी दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं। लाल किले की प्राचीर से ऐलान करते हैं 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवा देते हैं। आपने अपने 60 साल में ये तो नहीं कर दिया। आप इनसे किस चीज का जवाब मांगते हैं कि आप 60 महीने में मुझे ये बताइए, इन्होंने नाम बदल दिया, स्वच्छ भारत को हमारा जो निर्मल भारत था इन्होंने स्वच्छ भारत कर दिया। निर्मल भारत के तहत भी कई करोड़ शौचालय बने थे, ऐसा नहीं कि नहीं बने थे। देखिए इनके शौचालय की हकीकत मैं बताता हूं। मोदी जी बिहार में जाते हैं और वहां पे 60 लाख शौचालय बना देते 7 दिन के अंदर। आप मुझे बताइए, जब उनकी हकीकत वहां देखी गई तो वहां पे गड्ढे खोद के उनके ऊपर ईंटें लगाई हुई थी और उनके ऊपर घोटाला हुआ। आप अच्छी बात है, हमारा समर्थन है, कोई चीज का हमें कोई इतराज नहीं है। स्वच्छ भारत होना चाहिए, उसमें हम भी सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन आप हकीकत पे तो आइए। पवन जी हकीकत पर देखिए, आप बहुत ये कहा जाता है कि ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अगर आपके पास इतने सब नहीं बोलते, अगर हमने जो काम करना है उसी पे काम करेंगे, आप इस इसके अलावा नहीं करेंगे कुछ भी। आप इस बात की बात करते हैं कि गड्ढे खोद दिए गए हैं, पैसे ले लिए गए हैं, तो एक पैमाने पर तो घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है, ये आएगा। ये घोटाला सामने नहीं आएगा, ये घोटाला कार्यकाल खत्म हो चुका है, चुनाव आने वाला है। तो ये तो इनकी सरकार है ना, लेकर आइए, इनकी सरकार है, हम लेके आएंगे। हमने तो दिखाया इनको, छत्तीसगढ़ में इनके सारे कुकर्म खुल रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं, एक प्रेस सारे खुल कॉन्फ्रेंस रहे हैं। भी कर लीजिए। आपकी समस्या यही है कि आप लोग बोलते जाता है, सबूत आपके पास है नहीं जो आप दिखा नहीं पाते हैं। तो जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके 100 बार सबूत जनता को दिखाने की आवश्यकता है। जनता के पास जाएंगे, जनता को इनकी एक एक नाकामियों को गिनाएंगे। चलिए ठीक है पवन जी, मैं आऊंगी आपके पास भी, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जी हाँ, तो अब सवाल यही है कि रैलियों में मुद्दों पर बात नहीं होती है, पाकिस्तान की बात हो जाती है, तमाम और मुद्दों की बात हो जाती है, लेकिन असल जो सुविधाएं हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए उन पर बात नहीं होती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, आपसे सर पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि आखिर इतने सारे मुद्दे होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, आखिर अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे, एक मंच उनको मिला हुआ था, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या यह अच्छा मौका नहीं था कि आप मुद्दों को गिनाकर लोगों को अपनी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश करते? या चॉपर नहीं उतारने मिला, या उसको लेकर परमिशन नहीं मिली, तो उसके लेकर जो बौखलाहट थी वो बाहर आ गई यहां पर
कि आखिर ये कैसे हो गया कि चॉपर उतारने नहीं दिया हमारा, या उसकी परमिशन नहीं दे रहे थे? देखिए सृष्टि, बौखलाहट तो विपक्ष के खेमे में थी। तभी तो बताइए कि लाखों की भीड़ उमड़ आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए। ये बता रही है कि एक तरफ ममता दीदी कार्यक्रम कर रही है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, और एक तरफ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित भाई शाह कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां इतने लोग आ रहे हैं। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत, पश्चिम बंगाल में एक तरह से लहर वेव चल रही है मोदी जी की, और उसे ममता बनर्जी और शादाब जी, यही चीज आपको लगी थी 5 राज्यों के चुनाव में? 5 राज्यों के चुनाव में यही बात आपको लगी थी कि मोदी वेव अभी भी वैसी ही है? मोदी जी खुद भी कहते हैं कि वेव मेरी अभी भी वैसी ही है, लेकिन उसमें पटखनी खाने के बाद भी अभी भी आपको वही गलतफहमी है कि हमारी तो लहर अभी भी वैसी ही है। आखिर ये आपका मानसिकता कब बदलेगी कि कम से कम हम अपने मुद्दों पर काम करें? अगर आपको लगता है कि हमें 3 राज्यों में पटखनी मिली है, तो ये पटखनी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी या हमें पटखनी मिली, ये तो वक्त बताएगा। और अगर पटखनी देने वाले लोग इतनी तादाद में हमें सुनने के लिए आ रहे, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को सुनने के लिए आ रहे, तो ये सोचे कि अंडर करंट कितना है। लोगों की समझ में नहीं आया था पिछली बार भी कि अंडर करंट किसे कहते हैं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो बाकी पार्टियों को समझ में आया। अभी एक कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि पाकिस्तान गए मोदी जी, पैर छू के आए। बता दीजिए जरा, आपका भी चैनल है न्यूज़ वन इंडिया, जिम्मेदार चैनल है, और आप भी एक बहुत समझदार एंकर हैं, आप बता दीजिए क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी क्या? लेकिन ये किस तरह की बयानबाजी करते हैं, साफ हो जाता है। चैनलों पे बैठ के ये प्रवक्ता नेतागण झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये सच का सामना नहीं कर सकते। ये मोदी जी के मुकाबले नहीं है। अच्छा मुझे बताइए शादाब साहब, क्या बिन बुलाए नहीं गए थे मोदी जी? केक खाने नहीं गए थे वहां पे? ये 56 आप मुझे, अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। ये मैसेज देना था कि हमें कमजोर मत समझो, जब चाहेंगे तब घुस के ठोकेंगे, और उसके बाद वहां केक खाएंगे, केक खा के आ जाते हैं, फिर केक खा के आ जाते हैं। फिर सर सुन लीजिए ना, आप 2 मिनट आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि एक तरफ भारत की आन बान शान से कोई समझौता न करने वाला भारत माता का सपूत नरेंद्र मोदी लगा है। जरा बता दीजिए शादाब जी, तभी जरूरी है आन बान शान एक और मुद्दा है, आपको ये दिखाना जरूरी है। बंगाल में जाके दिखाना जरूरी है कि पाकिस्तान में जाके विसर्जन करेंगे, ये मुद्दे उठाना जरूरी है। इस तरीके की ध्रुवीकरण की बातें अगर होंगी सर, तो जाहिर सी बात है ये लोग सवाल उठाएंगे। मौका आप खुद दे रहे हैं इनको उठाने के लिए। राघवेंद्र जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में घुस के बारे में आपने चाइना का देखा किस तरीके से उन्होंने अतिक्रमण किया, जो हमारे सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। यही वो केवल जुमलेबाजी करते हैं। 56 इंच का सीन, अरे हमने उड़ी करके दिखाया, आपने क्या किया वो बताइए। कांग्रेस सरकार में नहीं मारे। परमाणु बम का निरीक्षण माननीय अटल जी एपीजे अब्दुल कलाम ने किया, आपने क्या किया? आप लोग वही हैं, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं। राघवेंद्र जी, कांग्रेस की सरकार, बार बार कांग्रेस की सरकार का जिक्र आप लोग जब भी डिबेट में बैठते हैं तो करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अगर आती है, दोनों की कार्यशैली एक जैसी होगी, दोनों ने ही ऐसे काम किए, दोनों ने ही भ्रष्टाचार किया। दूसरी ओर आप फिर से कांग्रेस के राग अलापने लगते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड यहां पर क्लियर नहीं हो रहे कि आप उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात क्लियर करिए। क्योंकि मायावती साहब कह चुकी हैं कि दोनों की कार्यशैली एक जैसी है, उनके साथ गठबंधन में आप भी हैं, तो जवाब तो आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए, बिल्कुल है, मैं गठबंधन में हूं और बात बिल्कुल पूछी जाएगी। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, कोई चीज अगर कंपैरिजन में कही जाएगी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये कह रहे थे कि ये तो हमारे गठबंधन ही को बेमेल गठबंधन बता रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का है, बेमेल है, और ये केवल राष्ट्रवादी है। इसलिए राष्ट्रवादी अरे आप जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं ना अमित शाह, पाकिस्तान परस्ती करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं। अफजल गुरु को जो शहीद बताते हैं उनके साथ गठबंधन करते हैं। आतंकियों की हमेशा हिमायत करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा सही है, और अगर हम करते हैं आपके पेट में दर्द होता है तो आप गठबंधन बता देते हैं। राघवेंद्र जी, अपना बयान नहीं आया आपका। शादाब जी, तो राष्ट्रहित में क्या कि हमें कश्मीर को किसी कीमत पे जाने नहीं देना, रोके रखना है। अरे कश्मीर कहाँ चला गया?
कश्मीर कहाँ पहले चला गया था? पहले भी कभी चला गया क्या? आप लोग केवल क्रिएट करते हैं। आप कोई बात ऐसा नहीं करनी चाहते हैं जिसमें बात की बात हो। आप ही नहीं चाहते, कहाँ बोले कश्मीर हमारा अंग है, हमारी जान चली आप जाएगी, ये बताइए कश्मीर नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। है और आप ये बता रहे हैं कि आप किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि किसान की लागत ही मिल जाए, वही बड़ी बात है। आप लोग इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं। चलिए ठीक है, राघवेंद्र लेकिन आप जी, दूसरी शाहजाद बात जी, कर मैं रहे आऊंगी हैं। आपके पास, और भी मेहमान जुड़े हमारे साथ। अनूप जी, आपसे समझना चाहूंगी, इस वक्त राजनीति के स्तर की अगर बात करें तो आखिर किस हद तक गिरेगा? क्या आप किसानों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे और मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दों को उछालेंगे जिससे जनता में आप आक्रोश और अलगाववाद की स्थिति पैदा कर सकें? बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि आपने। अभी अगर आप पिछले जो चुनाव हुए हैं 3 स्टेट के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो अगर आपको याद हो कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुए तो शुरू में तो मुद्दों की बात, विकास की बात हुई, लेकिन बाद में सारा चुनाव प्रचार जो है वो गोत्र पे, गौ पे, हिंदुत्व पे और जाति पे और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे बीच में आते चले गए, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मायने नहीं, जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं। हाँ, तो मुझे कुल मिलाकर यही लगता है कि अगला जो चुनाव होने जा रहा है 19 का, एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही मतलब संजीदा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें दोनों तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया जाएगा और जो प्रचार का स्तर है वो कहां तक गिरेगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ से हो। तो कुल मिलाकर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, मुझे नहीं लगता कि ये 19 का चुनाव भी जो है वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, जाति, धर्म, गोत्र, झूठ, फरेब, ये सारी बातें जो है एक दूसरे को डकैत कहना, एक को चोर कहना, ये सारी चीजें आप देखिएगा कि सामने फिर वापस आएंगी और मुद्दा बीच में कहीं पीछे छूट जाएगा। पवन जी, क्या पूरी तरीके से मुद्दा विहीन इस बार का चुनाव होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपकी ओर से भी तमाम रैलियां जो की गई 5 राज्यों में, कहीं गोत्र की बात की गई, धर्म की बात की गई, जाति की बात की गई, मंदिर की बात की गई, क्या अब इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता बेचारी की बेचारी बैठी रहेगी? सृष्टि जी, हमने पिछले अभी जो चुनाव हुए उनमें हमने मुद्दों के हिसाब से ही इलेक्शन लड़ा है और हमने मुद्दों को ही उठाया है। वहां पे चाहे राफेल के मुद्दा हो या कहीं पे बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा, हमने मुद्दों पे लड़ा है। इन लोगों का काम है ध्यान भटकाना। पवन जी, उन लोगों पर जाने से पहले अपनी बात कर लीजिए। देखिए, आप जवाब तो देना पवन जी, देखिए कंट्राडिक्ट तो करना पड़ेगा। बीच में मत रोकिए, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे पहली पूरी बात करने दीजिए। खामियों को, उनकी पर्सनली जाकर किसी के माता पर, किसी के पिता पर, किसी की जाति पर आप लोगों ने जाकर राजनीति करने की कोशिश की। ना, आप कहाँ की बात कर रही है? कहाँ की बात कर रही है? भाजपा की बात कर रही है, मुझे लग रहा है। पवन जी, आप भाजपा का किसी कुछ नहीं पूछते। चुनाव की बात कर लीजिए, आप भाजपा की बात कर रही है, जो भाजपा ने प्रश्न उठाए हुए हैं। फुटेज उठाकर देख लीजिएगा, आप बोलिए। हमने नहीं बोला, हमने किसी गोत्र की बात नहीं करी, हमने किसी माँ बाप की बात नहीं करी। ये बात तो खुद ये लोग उठा के लाते हैं। की बात आपने नहीं हमने कोई कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी हमने नहीं कहा, हमने कुर्ते के ऊपर इन्होंने नहीं दिखाया। देखिए, इन्होंने राहुल गांधी जी जो काम करते हैं उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर जवाब हमने देना ही पड़ता है। अगर कोई बात करो, जाति की बात करो, माँ बाप की बात करो, तो ये भाजपा का काम है। अगर कहीं पे भी चुनाव में बात करते हैं तो सीधे मोदी जी अपने माँ बाप को लेके आते हैं। बाप को तो लेके नहीं आते, माता जी को लेके आते हैं। राजनीति माता जी के ऊपर वो खड़ी करते हैं और उसके बाद में चुनाव में घसीटते हैं। अगर उनसे कोई बात करो कि काम आपने क्या किया तो सीधा माता जी पे आ जाते हैं। बात करो किसी बात में, चोर, गांधी फैमिली, खानदान, इनके ऊपर आ जाते हैं। हमारा कोई पर्सनल अटैक नहीं है। पवन जी, हम बात करेंगे मुद्दों के ऊपर। अरे ये चोर शुरू किसने किया? चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री मोदी चोर है, ये किसने शुरू किया? जो चोर है उसको चोर नहीं कहे तो क्या कहेंगे, बताइए मुझे। आप अपने आप से हम कह रहे हैं, अभी नहीं कह रहे हैं। अगर इनके पास प्रमाण है तो चाहिए, उसकी जांच करवाइए, जेपीसी बनवाइए। अगर चौकीदार चोर नहीं है तो जेपीसी गठित करवाए। अगर दूध का दूल्हा तो दूध का दूल्हा होने दीजिए ना। किसने मना किया? हो चुकी है, 1000 बार बात हो चुकी है। आप अपने डबल स्टैंडर्ड एक बार देखिए। आपके पास नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड। आप मुझे बताइए किस बात की बात कर रहे हैं? तमाम सबूत होते हैं, राफेल को लेकर तमाम सबूत होते हैं, सारे सबूत हैं, तब भी आप सारे सबूत है, तभी तो हम जेपीसी की बात कर रहे हैं। जो चीजें रखी जाएगी जेपीसी के अंदर रखी जाएगी। मैंने आपके चैनल पे बार बार बोला है
और अभी भी बोल रहा हूं, हमारा मुख्य मुद्दा है कि आप जेपीसी गठित करवाइए। अगर आप पाक साहब हैं तो आप अपने आप को साबित करिए। पवन जी, आपके डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं। ईवीएम की बात आप लोग उछाल रहे हैं इस समय, जब आप जीत जाते हैं तब जी नहीं, हमने जीतने की बात नहीं। अगर आपने अगर आपके चैनल ने अगर वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अध्यक्ष जी दिखाई है, हमारे अध्यक्ष जी ने साफ बोला है कि जो ईवीएम का मुद्दा था वो आज भी है। हमारा संदेह है, उसको दूर करना आवश्यक है। बहुत प्यार से लपेट दिया था सर, उसको मखमल की तरह एकदम लपेट दिया था। साहब हमने कहा था कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। टेक्निकल इशू है, लेकिन हम अभी भी हमने बोला है टेक्निकल इशू है। 50% से ऊपर वीवीपैट की जो जब आप जीते हैं पवन जी, है तो उस पर उनको भी आपकी जांच काउंटिंग होनी बैठवाइए। आवश्यक है। तो आप उस पर भी जांच बैठवाइए कि हम कैसे जीत गए भाई। आएंगे तो जांच भी बैठवा देंगे। इस आप पर भी चिंता जांच क्यों करती है? बैठवाइए। आपका चैनल अगर हम यही बैठोगे जांच की बात कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड है शादाब जी। देखिए, डबल स्टैंडर्ड तो सारा दिख रहा है। इन लोगों ने जहां राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बावजूद झूठ की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, अरे आप पूरा सुन लीजिए। अरे इससे यार कमाल हो गया यार इन लोगों का। दिक्कत ये है कि परेशानी शुरू हुई है अभी, और मैं ये कह रहा हूं कि आज हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि किसने कितना बड़ा घोटाला नेशनल हेराल्ड में कर लिया और कोई जमानत पे हम उस पर जा नहीं रहे हैं। लेकिन मैं इतना की बात कर रहे हो भैया, मैं कह रहा नहीं जा रहे सर, वो जा चुके हैं। अब जनता उनका भी भविष्य डिसाइड करेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, जमानत पे उस पे नहीं जा रहे हैं, जमानत पे कोर्ट के रहमो करम पे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। हम करते हैं ना विकास की बात, बताइए किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी किसने दिया? उठा लीजिए ना। आज देश अगर छठी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? अगर आज हम छठे नंबर पर चले जाते हैं, मंदिर कहते कहते पूरा 5 साल खत्म कर दिया आप लोगों ने, अभी तक तारीख नहीं बता पाए। अपने आप ऊपर आ गई क्या? अर्थव्यवस्था अपने आप ऊपर आ गई, छठे नंबर पे अपने आप पहुंच गए, बिना कुछ करे पहुंच गए क्या? देश के अंदर पूरा जाल बिछा दिया नेशनल हाईवेज का, ये राम मंदिर करते करते बिछाया क्या? पहले ये भी बता दें, हम काम नहीं करते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्या कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं? कि हर गरीब के घर में अगर अपने काम क्यों नहीं गिनवाते आप? अगर आपने काम किया है तो अपने काम, अगर आपने काम किया है तो आप अपने कामों को क्यों नहीं गिनवाते हैं? तो गिनवा तो रहे, कम और हो गई है। आप ये भी अपने आप जाते हैं फिर हमें कहते हैं कि हम कम्युनिज्म कर रहे हैं। अरे आप क्यों लेके जा रहे हैं धर्म के आधार पे? अभी बताइए, इनके एक नेता, इनके एक राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने क्या कहा? सबरीमाला में उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अरे भैया सुन तो लो ना, कमाल की बात थोड़ी होती है, सुनोगे भी नहीं क्या? सुनो तो सही। जिन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव में जीत कर आई थी, अरे सुन तो लो, अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का जीत कर आई थी, सही कौन बोल रहा है, एक भी मुद्दे पे अगर बीजेपी ने कोई काम किया महामंत्री तो बीजेपी अपने काम गिनवाए। बता रहे ना सर, जिन मुद्दों पे जीत के आई थी, सुन तो लीजिए, हमारी बात मुद्दे तो सब बोलने लगते हैं, बोलने तक नहीं देते, ऐसे क्या काम चलेगा? गिनवाए ना अपने आने वाले चुनाव में। अरे सर साहब जी, अगर आपने इतने एक भी मुद्दा आप बताइए, धारा 370 हो, पाकिस्तान हो और 15-15 लाख रुपया हो, किसान की आय दोगुनी करना हो, सुनो सर, रोजगार देना हो, सुन लो भाई, एक मुद्दे पे आपने काम किया। कान में बीड़ी डाली हुई है, सुनाई नहीं देगा तुम्हें, तुम एक सुनना ही नहीं मुद्दा चाहते। बताइए। कोई कम सुनने वाला हो तो नहीं कर सकती है, लेकिन कोई सुनना न चाहे तो उसे क्या होगा? तो पन्ना रीड करके इस कॉन्फ्रेंस में पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई थी? क्यों वो पन्ना रीड करके पढ़ रहे थे? आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्ना पढ़कर कभी भाषण अपना दिया हो। वो वहां पर पन्ने पढ़ रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हैं अखिलेश यादव पे? क्यों झूठ रहे हैं सर? वो देखा क्या आरएलडी को कितनी सीटें देनी है? आरएलडी को कितनी सीटें देनी? कांग्रेस को बाहर कर दिया आपने। क्या खबर चलाई थी पहले कि अखिलेश जी ने जब कहा था, पहले बयान आया था, बहुत पहले बयान आया था कि अगर हमें समझौता करने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या? तब उन्होंने कहा इसका मतलब कम सीट लेने के तैयार हैं, और लेकिन अब क्या हुआ? बराबर सीटें हम लोगों ने शेयर की हैं। और उन्होंने ये कह भी दिया कि ये पूर्व 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमसे ज्यादा अनुभव है इनका। वो अगर उनको वो दे रहे हैं, नहीं आपको नहीं अवसर नहीं होगी कि अपनी भलाई के लिए, अपने वर्चस्व के लिए आप वो सारी चीजें भुला देते हैं। वही समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मायावती जी को लेकर कितने बयानबाजी करते थे, या कोई उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहें कि वही पर पार्टी पर आए? अगर किसी में मतभेद है तो क्या चाहते हैं
मतभेद बरकरार है। अचानक ये तो अचानक अच्छी से शुरुआत प्यार है उमड़ पड़ता और है। ऐतिहासिक शुरुआत है जिससे बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड इसलिए मैं कहता हूं, जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे, जब माननीय अच्छा सपना है, लेकिन आ अच्छा रहे सपना थे, है। जब वो देखिए, कह रहे सपने थे देखने हमने के लिए आगरा से मुंगेरी लाल के लखनऊ सपने तक खूब एक्सप्रेस देखिए, में 2 साल दिन के रात अंदर में देखिए। बदलाव किया। राघवेंद्र जी जो भी बातें कह लीजिए, सभी इस वक्त चाहे आप अपनी बात करिए, राघवेंद्र जी चाहे सपा बात करें, कोई टैक्स नहीं है सपने देखने पे। देखिए देखिए शमशान की बात कर रहे हैं, राघवेंद्र जी आजम खान के बयानों पर अगर आप चले जाएंगे तो आप शायद सर पकड़ कर बैठ लेंगे अरे अपना, नहीं, कि वो बयानों कितने का बयान बताइए। कि वो कितने सरकार बयान हमारे जारी कामों करते पे- हैं। और आप हमें- अपनी बात बयानों पर तो हमें बिल्कुल मत सीना जाइए, ठोक करके कहते हैं बयानों पर तो बिल्कुल कि मत जो जाइए। अखिलेश जी ने आपकी काम किया पार्टी है, अरे तो किसी कामों सरकार पर ही ने बात हमारे करिए, मुकाबले तो काम नहीं कामों किया। पर ही बात करिए, सवाल यही है। नहीं तो अनुज हमसे बात करिए, बहस करिए विकास के मुद्दों पर। अगर राघवेंद्र किसी जी। सरकार ने काम किया अखिलेश जी के सर मुकाबले। इतने काम पर हम वही भरोसा मेट्रो था, लाने इतने का काम पर किया। भरोसा था, नोएडा से इतना लेकर- काम अरे आपने किया ना किया, काम, तो गठबंधन करने की घोटाले में जरूरत काम नहीं तो थी, किया। मायावती जी के खनन शरण में घोटाले जाने में की आपने जरूरत क्या नहीं किया? थी, काम तो उनके किया। साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं थी। ये हमको नहीं लगता सर, ये सबको लगता है, ये सबको लगता है। भारतीय स्वयं पार्टी के चरणों में चले जाते हैं, जब अपने दल के पार्टी में चले जाते हैं, जो गली मोहल्लों की पार्टी है, और जब ये जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को गली मोहल्ले की पार्टी आप नहीं कह सकते, अपनी हमारी पार्टी पार्टी अपनी पार्टी का अस्तित्व होता है। शब्दों में धैर्य रखिए सर। 47 पार्टियों की बैसाखी पर टिके नरेंद्र सर मोदी जी। उन्होंने कभी 47 भी पार्टियों को उन्होंने उनको मजबूत बना रहे राघवेंद्र हैं। जी हम एक लोग मिनट कमजोर है क्या? रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, कमजोर कोई नहीं कह रहा है। हम दो पार्टियों का गठबंधन हो गए, बौखलाहट हो गई सब जगह। भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी सो-कॉल्ड महागठबंधन को लेकर इतना हाइप नहीं दिया था। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रही थी। ये महागठबंधन का हाइप आप लोगों ने दिया है, इसीलिए सवाल उठता है आपसे। देखिए ये हमारी राजनीति है, हम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गठबंधन को कैसे चलाएं। यही तो बात कल ईवीएम के ऊपर रोष क्यों ये दे रहे आपकी थे? राजनीति है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। अवसर के साथ साथ आप कुछ भी करेंगे और जो कैसे भी उत्तर करेंगे प्रदेश दिख रहा के है। मुख्यमंत्री हैं, जो बाहर के राज्यों में जाकर के स्टार प्रचारक हैं, जब उपचुनाव हुआ तब हमारी अनौपचारिक रूप से गठबंधन हुआ था, अपनी सीट हार गए। मौर्य जी जो कहते थे 1 लाख वोटों से उपचुनाव में जीतेंगे, उनका बड़बोलापन खत्म हो गया, अपनी सीट भी गंवा बैठे। फिर कैराना में भी हार गए, जबकि इतने कार्यक्रम हुए, रोड शो हुआ प्रधानमंत्री जी का, जब कैराना का चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय भी। तो ये लोग वहां से भी हार गए, नूरपुर हार गए। तो इनको अपनी दुर्गति दिखाई दे रही है और यही होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है। अरे तो आप तो हार गए, हमने तो आपको दिन में देखिए। हरा दिया। ये सपना देखने के बाद खुली आंखों सपना दिखा दिया। दिन में देखिए, आप खुली आंखों से देखिए सपने, झूठ है सपना देखने की भाई। अरे जब योगी जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उप मुख्यमंत्री अब बचा कौन है? अरे अंडा दिया था प्रधानमंत्री जी भी पिछली सुन रहे हैं, बार वहां से समाजवादी भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन जो समाज बनारस को पार्टी ने। क्योटा अब बनाने जा रहे चार थे, सीटें अब समाजवादी बनारस को देख के आए चिंता तो मत क्योटा बन कीजिए, गया क्या? 2.5 से 2.5 पे पहुंचने वाले नहीं है। ठीक है। घबराइए मत बिल्कुल भी। ठीक आज है, भी तो ठीक है, सिर्फ अपनी शादाब परिवार जी, की ही सीटें शादाब बचा पाए जी, थे। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अनूप जी, जिस तरीके की राजनीति हम इस वक्त देख रहे हैं, बात शुरू से जो सो कॉल्ड महागठबंधन की बात हो रही थी, जो अब सिमट चुका है गठबंधन पर, और कौन कौन से दल जुड़ने वाले हैं, इसका कहीं भी दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है कि मुद्दों पर लड़ाई होगी, विचारधारा के खिलाफ लड़ाई होगी, लेकिन अब आकर लड़ाई खाली कुर्सी पर टिक चुकी है और अपने अपने वर्चस्व की टिक चुकी है। बिल्कुल अपने अस्तित्व पे टिक चुके हैं। देखिए जो गठबंधन हुआ है, इसे अब बेमेल, विपक्ष इसे बेमेल का नाम दे या भय गठबंधन का नाम दे, जो भी दे, लेकिन सवाल कहीं न कहीं इस बात का जरूर है कि इनके अस्तित्व का संकट था। यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाया है। सवाल अस्तित्व का था, इसलिए इन्होंने हाथ मिलाया। अब आगे इनके साथ कौन जाएगा कौन नहीं, इनको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका गठबंधन काफी है बीजेपी की सीटें कम करने के लिए। उधर बीजेपी के जो साथ के लोग हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि ये चुनाव जो है, आने वाला चुनाव, न तो विचारधारा पे लड़ने जा रही है ये पार्टियां और न ही किन्हीं मुद्दों पर लड़ने जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि आक्रमण दिन पर दिन आक्रमण जो है वो तेज होते जाएंगे, व्यक्तिगत होते जाएंगे और मुझे लगता है कि ओछे भी होते जाएंगे और जनता जो है इस बीच में अपनी फिंगर क्रॉस करके बैठ के इनका तमाशा देखेगी। बिल्कुल संतोष जी, विचारधाराओं की लड़ाई हमेशा से शुरू से कही जा रही थी। जिस तरीके से अनूप जी ने बात की, क्या वाकई में अब लगता है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है?
नहीं, हमारा जो गठबंधन है सपा बसपा एलडी का, वो विचारधारों का ही गठबंधन है। वो विचारधारों का गठबंधन है। हम विचारधारों के आधार पे ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी जो विचारधारा होगी वो नौजवान होगी, किसान होगी और छात्र होगा और गरीब होगा। हम इस विचारधारा पे निकलेंगे कि नौजवान को काम मिले, छात्र की पढ़ाई पूरी हो, किसान की आय दोगुनी हो और जो हमारा गरीब तबके का आदमी है उसको छोटा मोटा कहीं से रोजगार मिले, उसकी रोटी रोजी चले। नोटबंदी करके जिस तरीके से बीजेपी ने रोजगार का हरण कर लिया है, आज का नौजवान और गरीब तबके का आदमी जगह जगह डगर डगर मारा मारा घूम रहा है। उसके पास इतने रुपए नहीं है कि जैसे ये बताते हैं कि जाकर के पकौड़े तलो, तो पकौड़े तलने के लिए भी 1000, 2000, 10,000 रुपया चाहिए, तब पकौड़े आदमी तल पाएगा। तो इनकी जो रोजगार देने की क्षमता थी वो तो बीजेपी के पास बची नहीं है। और इस बार यूपी में बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। जो हमारा गठबंधन है, बीजेपी को इस बार 0 सीट मिलेगी। जिस तरीके से तीनों सीटें इनकी जो मेन थी, करैना और फूलपुर और गोरखपुर की मेन इनके आदमी जिस तरीके से चुनाव हारे हैं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी भी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं होंगे। के साथ में बनारस से उनका भी चुनाव होना है इस बार। शून्य पर लाकर खड़ा कर देंगे, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? इतनी 6 सीटों की मांग करते करते 3 पर आपको सिमटा दिया गया है। जिस तरीके की राजनीति हो रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उस पर आपको लगता है कि वाकई में आप शून्य पर ला पाएंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जो गठबंधन है, हमारे जो नेता है जयंत चौधरी, उनके पास त्याग की भावना है। उन्होंने कहा है हमको उस सरकार को हटाना है जो नौजवान और गरीब और किसान की विरोधी है। हमारे पास सीटों का बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जो सीटें हमको मिलेंगी गठबंधन में उसमें हम लड़ेंगे, लेकिन हम उस सरकार को जो नौजवान विरोधी हो, किसान विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, उसको इस देश से हटाना है किसी तरीके से। ये हमारा मकसद है। ठीक है, शादाब जी हमारे साथ जुड़े हैं। शादाब जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है उनसे। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, हर वक्त हर मंच पर इसी तरीके से पाकिस्तान के और चुनावी माहौल में ही आखिर पाकिस्तान की बात यहां पर क्यों आती है? क्या पाकिस्तान की बात कर करके आप देश को बांटने की कोशिश करते हैं या ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप सभी को अपने पाले में ला पाएंगे अगर आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो? देखिए शशि जी, अगर काम किया होता तो अपने काम को गिनाते। आज जिस पार्टी ने काम नहीं किया, क्योंकि जो आप देखिए, आप इनके पुराने भाषण ही सुन लीजिए। जनता को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, इनके भाषण ही जाके इनको दिखाने हैं, उनको ही बता दें और उन्हीं का हिसाब ये जवाब नहीं दे पा रहे। इस वजह से ये अपना जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि जनता इनसे बेरोजगारी की दर पूछेगी तो वो कितनी कहां बढ़ गई, आप बताइए अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो गई। तो आप अगर उनको देखा जाए तो सारी जगह ये गवर्नमेंट टोटल फेल है और उसका फेल का जो नाकामी है उसी की वजह से ही अपने आप ध्यान बटाने के लिए बातें कर रही है। ठीक है पवन जी, सारी पार्टियों का यही हाल है। मुसीबत यही है कि सारी पार्टियों का यही हाल है, सभी मंच पर जाकर कि उन्होंने ये मुद्दे पर काम नहीं किया तो हम इस मुद्दे पर काम करेंगे, ये बात करने के बजाय तमाम हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और न जाने किन किन चीजों की बातें हो रही है। अफसोस की बात यही है। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो और दल हो, हर मंच पर जाकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। असल जो मुद्दे हैं जिनसे जनता हैरान परेशान है, जो जनता की जरूरतें हैं, उस पर बातचीत ना कर आप पाकिस्तान की बात करते हैं। आप मंदिर मंदिर करते करते पूरे 5 साल आपने काट लिए, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। उधर विपक्षी दलों की बात करें, राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, गोत्र की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा सियासी समीकरण अब यहां पर आकर टिक गया है कि आप कैसे ध्रुवीकरण करेंगे और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, ना कि उन मुद्दों पर बात करेंगे जिससे जनता की मूलभूत जरूरतें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।